हेलो फ्रेंड, स्वागत है हमारे चैनल साइंस स्टडी 99 ग्रुप में। तो जैसा कि फ्रेंड आज हम बीए प्रोग्राम ग्लोबलाइजेशन थर्ड ईयर भूमंडलीकरण के संकट पूर्ण आयामों को स्पष्ट कीजिए। तो ये जो भूमंडलीकरण है ना, इसी को हम ना वैश्वीकरण बोलते हैं, इंग्लिश में ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। और ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। और जो वीडियो का जो पार्ट है हमारा छठा पार्ट है, चाहे वो डीयू ले लो, सोल ले लो, इग्नू के कॉलेजेस में ग्लोबलाइजेशन के टॉपिक कई बार पूछे गए हैं। तो क्यों ना आप इसे अपने आंसर को तैयार करें, आप अपने एग्जाम में अच्छे तरीके से लिख सकें। तो प्यारे मित्रों, अब हम बात करते हैं कि भूमंडलीकरण क्या है। भूमंडलीकरण को ही ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है या वैश्वीकरण कहते हैं। तो वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है, यानी हम बात करें वैश्वीकरण प्रक्रिया के कारण विश्व में आर्थिक संकट के बादल क्या है, मंडरा रहे हैं, जिसका मुख्य केंद्र क्या है, अरब के देशों से तेल के भंडार को प्राप्त करना है, क्योंकि विश्व के सभी देशों को खनिज तेल की जरूरत पड़ती है। जो कि अमेरिका क्या चाहता है यहाँ पे कि तेल के भंडारों पर कब्जा कर ले, और विश्व के प्रत्येक देशों को तेल की जरूरत पड़ती है, और विश्व का प्रत्येक देश अगर उसके साथ यानी अमेरिका के साथ व्यापार करेगा तो अमेरिका को प्रॉफिट होगा। तो ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। तो फलस्वरूप तेल की कीमतों में लगातार क्या हुई है, वृद्धि हुई है, और खनिज तेल प्राप्त करने के लिए अमेरिका ने इराक पर अटैक किया था। अमेरिका ने इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को हटाकर वहां पर अपनी कठपुतली की सरकार स्थापित कर दी थी, जिससे अमेरिका को तेल की उपलब्धता बनी रहे। अब हम बात करते हैं कि साम्राज्यवादी यूगोस्लाविया में साम्यवादी नेता जोसेफ टिटो ने फांसीवादी हमलों से बचने के लिए कौन सी नीति को अपना लिया था। यहाँ पे जोसेफ टिटो है, तो इन्होंने गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया था। परंतु प्रारंभ में सभी देशों ने साम्राज्य विस्तार की होड़ को बढ़ावा दिया था, और शीत युद्ध के दौर में साम्राज्यवाद की इस प्रक्रिया में जोड़ पकड़ लिया था। आज विश्व के सभी देशों में साम्यवादी व्यवस्था समाप्त हो चुकी है। हर कोई देश साम्यवादी व्यवस्था को छोड़ रहा है और पूंजीवाद की तरफ आकर्षित होते जा रहा है। तो परंतु इन देशों में गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है, नहीं तो ये पूंजीवाद को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिसका लाभ क्या है, यूएस से यानी अमेरिका से अन्य शक्तियां उठाने का प्रयास कर रही है। अब हम बात करते हैं प्यारे फ्रेंड्स कि ईरान की क्रांति 1979 में ईरान में इस्लामी क्रांति का जन्म हुआ था। इसका प्रभाव न केवल अमेरिका, जापान, यूरोप पर पड़ा, बल्कि ईरान में सत्ता बदलने के बाद एक खाड़ी देशों में अमेरिका की दादागिरी में भी कमी आ गई थी। इस परिवर्तन का भारत सहित कई देशों ने समर्थन करा, और इस क्रांति को फ्रांसीसी क्रांति और चीन की क्रांति के समान महान क्रांति बताया गया। तो प्यारे फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि अमेरिकी विरोध। ईरान में सत्ता परिवर्तन से अमेरिका को बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि ईरान के राष्ट्रपति खुमैनी ने घोषणा किया कि तेल एक गैर नमनीयकरण ऊर्जा का स्रोत है, इसलिए इसका उत्पाद जरूरत के हिसाब से होना चाहिए, ना कि उपभोक्ता देशों की मांग पर। अमेरिका को यह बात पसंद नहीं आई, परंतु आगे चलकर यह सिद्धांत सऊदी अरब ने अपना लिया, और इस प्रकार विकसित देशों के लिए खतरे की घंटी बज गई है। फलस्वरूप अमेरिका हो या अन्य महासचिव ने गलत तरीके से तेल के क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण बनाने का प्रयास किया था। तो आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला कौन था, अमेरिका। अमेरिका ने आतंकवाद की आड़ लेकर अपनी गलत नीतियों और साम्राज्य विस्तार की नीति को बढ़ावा देना शुरू कर दिया था। इसलिए 9/11 प्यारे मित्रों, आपको यहाँ पे स्लैश लगा लेना, एक लाइन लगा लेनी है। इसलिए 9/11 के हमलों के पश्चात उसने आतंकवाद की आड़ में उन देशों को निशाना बनाया जो अमेरिका के सामने झुकने को तैयार नहीं थे। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश और ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेजर ने सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी। अमेरिका ने विश्व जनमत को गुमराह करने की कोशिश की और इराक पर व्यापक
विनाश के हथियार होने का आरोप लगाया और हाल ही में यूएनओ की सुरक्षा परिषद ने जांच में इराक को क्लीन चिट दे दिया था। परंतु अमेरिका का जो उद्देश्य था तेल के क्षेत्रों को अपने कब्जे में लेना था, क्योंकि अमेरिका को बता दिया गया था कि भाई इराक के पास कोई भी हथियार नहीं है। फिर भी अमेरिका नहीं माना, अमेरिका सीधा जाता वहां पे हमला करता, तेल के क्षेत्रों को अपने कब्जे में लेना चाहता था। इसलिए उसने इराक पर अटैक किया और रूस, चीन, भारत सहित अनेक देशों ने अमेरिका की दादागिरी का विरोध किया। तो प्यारे मित्रों, अब हम बात करते हैं इराकी प्रतिरोध। जब इराक पर अमेरिका और ब्रिटेन ने आक्रमण किया तो कोई भी देश खुलकर इराक के समर्थन में नहीं आ सका। इराकी जनता भी इसका अधिक प्रतिरोध नहीं कर पाई। परंतु वास्तविकता ये है कि आज भी इराक झुकने को तैयार नहीं है और अमेरिका इराक में बुरी तरीके से फंसा हुआ है। और विचारकों का मानना है कि इराक अमेरिका की गले की हड्डी बन गया है, क्योंकि ना तो इराक पूरी तरह अमेरिका का नियंत्रण हो सकता है और ना ही शांति स्थापित की जा सकती है। तो प्यारे मित्रों, अब हम बात करते हैं निष्कर्ष पर। तो सोवियत संघ के विघटन के पश्चात अमेरिका ने दोहरी नीति अपनाई, जिसका प्रथम उद्देश्य संचार पर अपना नियंत्रण बनाना था और दूसरा वैश्वीकरण के नाम पर संचार की अर्थव्यवस्थाओं को अमेरिकी बाजार के अधीन करना था। इसलिए अमेरिका ने इराक और ईरान, सऊदी अरब, यमन आदि देशों पर कब्जा करने की योजना बनाई। इस प्रकार अमेरिका की चाल संपूर्ण विश्व के लिए चिंता का विषय माना गया। तो प्यारे मित्रों, ये थे हमारे कुछ थॉट्स जो कि हमने अभी से पढ़ा और समझा। तो आप इसे अपने नोटबुक में लिखिए और ताकि आप अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकें। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। तो प्यारे मित्रों, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।